नमस्कार, सानपुर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जम्मू स्पीक्स में जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे जालजी माइनिंग को लेके और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं सतवारी ब्लॉक के सरपंच बलविंदर सिंह जी। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की दिक्कतें उनको आती हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर। आप ये बताएं बलविंदर जी कि जैसे आप सतवारी ब्लॉक के सरपंच हैं, तो जालजी माइनिंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो किस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं? सर दिक्कतें बहुत आ रही हैं। यहाँ पे 2014 तक जो टेंडर था ये मेरे नाम था। उसके बाद इस तभी का टेंडर हुआ नहीं। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे आप हर साल डीसिल्टिंग के लिए नहरों को, नालों को आप साफ़ करते हैं कि भाई पानी काफ़ी दूर से आता है, उसमें रेत बजरी आती है, लिफाफे आते हैं, तो काफ़ी ढेर लग जाता है, तो पानी जो है ये इसका ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये पानी लोगों के घरों में चला जाता है। इसलिए हर साल डीसिल्टिंग होती है नालों की और नदियों की। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे इसकी भी होनी चाहिए, जम्मू तवी की भी डीसिल्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2014 से लेके अभी तक बैन लगा हुआ है इस पर। तो इतना इसका हाइट, इसका देखिए आप, इसका तवी का जो बीच का सेंटर का जो हाइट है इसका देखिए, इतना डैम्प वहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अगर पीछे से खुदा ना खास्ता दोबारा अगर फ्लड आ गया जैसे 14 में आया था, बहुत नुकसान होगा जम्मू का। तो मैं खासकर जोलॉजी माइनिंग महकमे से अपील करता हूँ कि आपको चाहिए कि अगर आपके पास मैन पावर कम है तो आप प्राइवेट बंदे हायर करके, जैसे पहले करते थे, आप प्राइवेट बंदे हायर करके आप उनको बैठा के पर्ची काट सकते हो। तो उससे डीसिल्टिंग भी हो जाएगी और जो फालतू का मटेरियल बीच में पड़ा हुआ है, जो आपको इलीगली लोग लेके जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का आपका नुकसान हो रहा है, वो भी आपके खाते में जाएगा, गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। तो अभी जो माइनिंग जो हो रही है ये सारी इलीगल हो रही है। इसमें क्रशर वालों से लेके ट्राली वाले तक, जहाँ के कोई भी अगर तभी से माल उठाता है उसको परमिशन नहीं है, वो सारा इलीगली चल रहा है। तो मैं खासकर गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि आपने 2014-16 से लेके अभी तक जो आपने इसको डीसिल्टिंग नहीं किया है, टेंडर नहीं किया है, उसकी वजह से जैसे 2014 में आपको नुकसान हुआ, आने वाले टाइम में हो सकता है इससे ज़्यादा नुकसान हो। तो इसलिए इसको आपने टेंडर करना चाहिए और डीसिल्टिंग करना चाहिए, इसको माइनिंग करवानी चाहिए। किस तरह की मुहिम आप चला रहे हैं आगे? देखिए, मुझे 3 महीने हो गए, मैंने बार बार जाके तभी में जाके एज ए सरपंच मैंने माफिया को भी रोका। मैंने कहा इलीगल माइनिंग हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये गवर्नमेंट के हैं। ये इसका फ़ायदा जो है गवर्नमेंट को होना चाहिए। इसका जो टैक्स बनता है, रॉयल्टी बनती है, ये गवर्नमेंट की है। तो इसमें एक रेट फिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर लीगलाइज होगा तो रेट एक होगा, अगर इलीगल होगा तो रेट एक नहीं होगा। तो क्योंकि इसमें मार पड़ती है, जो लीगल लोग हैं, जो लीगलाइज टैक्स दे के लोग काम कर रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, उनका धंधा बिल्कुल चौपट हो रहा है, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, जोलॉजी माइनिंग महकमे को नुकसान हो रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर लीगलाइज किया जाए तो उसमें ये होगा कि जो पर्ची कटती है आपकी क्रशर से, तो उसमें अभी जीएसटी का बिल ये काट नहीं रहे। तो मैंने इसलिए भी ये मुद्दा उठाया था कि बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, नामी लोग हैं, उन्होंने जीएसटी का बिल हमें नहीं दिया। तो फिर हमने कहा जी आप ये जो कठुआ में 500 रुपये की जो बजरी अभी मिल रही है, अभी एक सैकड़ा जो है कठुआ में 500 रुपये की मिल रही है, ऊपर 500 रुपये का रॉयल्टी टैक्स लग रहा है, 1000 रुपये हो गया। यहाँ पे जो ले रहे हैं जम्मू में 2200 रुपया। तो अगर एक स्टेट है या एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, तो इसमें एक ही रेट होना चाहिए। जैसे दूध का एक रेट है, तेल का एक रेट है, सारा रेट जो फिक्स है सभी चीज़ों का, सीमेंट का एक रेट है, तो ये भी सरिये का एक रेट है। तो ये जो बजरी का रेट है ये बिल्डिंग मटेरियल में आता है, इसका रेट दुगना या चुगना क्यों है? अगर कठुआ में 1000 रुपये की बजरी एक सैकड़ा मिल रही है तो यहाँ पे 2200 रुपये की क्यों है? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे नकेल कसे और जो जीएसटी का हवाला दे के या टैक्स का हवाला दे के हमें ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है या हमें लूटा जा रहा है, फिर क्या होता है इससे कि पब्लिक के ऊपर बोझ पड़ता है। अगर वही बजरी हमें 1000 रुपये की मिलेगी तो पब्लिक को जो 4000 की हम दे रहे हैं वो पब्लिक को 2000 की मिलेगी और बड़ा सस्ता होगा। मकान बनाना भी लोगों के लिए सस्ता होगा, मटेरियल लोगों को घर में सस्ता मिलेगा और आसानी से मिलेगा। ये बताएंगे जैसे ये माइनिंग का काम चलता है तो क्या पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई रोक नहीं की जाती इन लोगों को?
और रोक बहुत की जाती है। मैंने 2-3 बार प्रोटेस्ट भी किया रोड पे, पर पुलिस का एक ही बहाना है कि भाई हमारे पास मैन पावर कम है, हमारे 8-10 चौकी में बंदे होते हैं, तो एरिया बहुत बड़ा है, माफिया का नेटवर्क पुलिस से ज़्यादा है। अगर पुलिस वाला एक जिप्सी लेके जाएगा तो माफिया 50 रास्ते में खड़े होते हैं, तो वो एक दूसरे को संपर्क में होते हैं कि पुलिस वाले यहाँ से निकल गए तो आप भाग जाओ। तो ऐसा सिस्टम है। बीच में पुलिस वाले भी कुछ जो हैं छोटे तबके के जो लोग हैं, वो इनके सोर्सेज बने हुए हैं। ये निकलने से पहले ही बता देते हैं कि हमारे ऑफिसर जो हैं गाड़ी लेके आ रहे हैं, आप भाग जाओ। इनका जो है पुलिस का भी कनेक्शन माफिया से मिला हुआ है। ये बताएं कि कितने क्रशर हैं जम्मू प्रोविंस की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने क्रशर लगे हुए हैं? सर मैं जम्मू तवी की बात करूंगा, मुझे जम्मू प्रोविंस का नहीं पता, जम्मू तवी का पता, क्योंकि हमने आरटीआई लगाई थी पिछली बार। तो जम्मू तवी में जो क्रशर लगे हैं 14 क्रशर हैं टोटल। इनमें से 9-10 को परमिशन मिली है एज ए लीगल सोर्स। ये किसी और से लेके आते हैं मटेरियल, किसी और से परमिशन ली हुई है कि उनसे माल उठा के यहाँ पे क्रश करके बेचना, पर वो हो नहीं रहा है। क्योंकि ये जो पैसा हमारे से डबल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं लीगल सोर्स की वजह से कि हम माल कहीं बाहर से उठाते हैं तो हमें उनको पैसे देने पड़ते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ है नहीं। हमने देखा है तभी में जाके, मैं सरपंच हूँ यहाँ का, पूरी तभी में डेली अप डाउन होता है हमारा, देखते हैं हम। हमारा बिजनेस यही है, हम भी यही बिजनेस कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल का। ये जो तभी से माल निकल रहा है ये सारा इलीगल है, ये सारे लोग ही इलीगल उठा रहे हैं, चाहे वो क्रशर वाले हों, चाहे वो ट्राली वाले हों, चाहे वो डंपर वाले हों। क्योंकि जम्मू में बगैर जम्मू तवी के इसका पूर्ति नहीं कर सकता कोई, पूरा कर ही नहीं सकता बिल्डिंग मटेरियल। अभी मैं बात करूं एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट में जो माल जा रहा है ये मैक्सिमम जो है आरबीएम या फिलिंग के लिए तभी से इलीगली जा रहा है। जो मिट्टी है उसको फिलिंग करने के लिए सारा तभी से जा रहा है, ये सारा इलीगल जा रहा है। तो अगर यही टेंडर, अगर आप यही मटेरियल अगर आपको कठुआ से लाना हो तो डबल रेट में पड़ेगा, क्योंकि चार्जेस लगेंगे उसमें ज़्यादा, टोल टैक्स है, साथ में आपका तेल है, पेट्रोल डीजल लगेगा आपका। तो यहाँ पे ये फ्री में आता है, क्योंकि इनको चोरी करके बेचना ही। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा द्वारा, उनका कहना था कि इलीगली काम चल रहा है। तो अभी क्या वो काम बिल्कुल ठप पड़ गया? तो ये बताएं कि क्या कहेंगे आप उस संदर्भ में? सर जब उन्होंने कहा था कि इलीगल चल रहा है तो उस समय तो चलो चल रहा था इलीगल, लेकिन उनके बाद चुप होने के बाद अब क्या हुआ? अब तो वही क्रशर वाले लोग हैं जो आज वो भी तो कर ही रहे हैं ना इलीगल। क्योंकि क्रशर वाला माल कहाँ से ले रहा है ये देखिए ना आप। क्रशर वाला जो है माल तो तभी से ही उठाएगा ना, क्योंकि कठुआ से अगर वो एक सैकड़ा माल अगर लेके आएगा तो उसको 2000 में घर में पहुंचेगा, तो वो बेचेगा कैसे? वो तो फिर 4000 में यहाँ से पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो है माल अभी चोरी वो भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, सभी क्रशर वाले चोरी कर रहे हैं। पैसा कहाँ जाता है ये फिर? जैसे आप बोल रहे हैं कि विभाग को बिल्कुल नहीं मिल रहा, फिर ये कहाँ जा रहा है पैसा? ये पैसा जा रहा है जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जैसे क्रशर वाले हो गए या फिर डंपर वाले हो गए या फिर ट्राली वाले हो गए, ये लोग जो इलीगल काम कर रहे हैं उनके खाते में जा रहा है पैसा। गवर्नमेंट को तो इसका कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आना चाहिए। एज ए सरपंच मैंने कहा था जिस दिन मैं अगर अपनी आई पे आ गया, अगर मैं रोकने पे आ गया तो मैं अपनी पंचायत में ही नाका लगा दूंगा, क्योंकि ये हमारे पास इतनी पावर है सरपंच के पास कि वो गवर्नमेंट की कहीं चोरी हो रही हो वो नहीं होने देगा। क्योंकि लीगल रिसोर्सेज जो हैं ये गवर्नमेंट के हैं, ये पंचायत के अंडर आते हैं। तो इसकी अगर कोई चोरी करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट का मुलाजिम क्यों ना हो, चाहे पुलिस वाला क्यों ना हो, चाहे माफिया क्यों ना हो, हम अपनी पंचायत में नाके लगाएंगे, उसको रोकेंगे। कितने सरपंच हैं आपके यहाँ पे ब्लॉक में? इधर हमारे ब्लॉक में 10 सरपंच हैं, और जो तीन सरपंच हैं इनका इलाका तवी से लगता है। 3-4 सरपंच हैं, इनका इलाका तवी से लगता है। ये चट्ठा की 3 पंचायतें हैं। चट्ठा इसमें सतवारी आ गया, चट्ठा पिंड आ गया और चट्ठा फार्म आ गया। एक खंडवाल की जो है पंचायत, उसको भी इलाका ये वाला लगता है। कितना नुकसान होता है विभाग को? सर इसको कम से कम भी 50 करोड़ रुपया साल का नुकसान हो रहा है जम्मू तवी की वजह से। क्योंकि अभी जो देखिए अभी रॉयल्टी भी बढ़ी है, तो अभी इतना पैसा जो इलीगल माइनिंग करके लोग कमा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे सरपंच साहब कह रहे हैं कि इलीगली काम चल रहा है कई सालों से, तो प्रशासन जो है उनके खाते में ये पैसे जाने चाहिए थे, तो क्यों नहीं प्रशासन बोलता इसको लेकर? सर प्रशासन को चाहिए, क्योंकि प्रशासन में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके अपने क्रशर हैं। जैसे मैं बीजेपी के आपको एमएलए या लीडर बता दूं, मैक्सिमम में नाम नहीं लेता अभी किसी का। आप शुरू कर दीजिए रियासी से लेके राजौरी, एमएलए, एमपी, एमएलसी,
मैं खुद अपनी गाड़ी लेके गया हूँ सभी क्रशरों में। मैंने देखा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोगों के क्रशर हैं, तो ये कैसे बंद करवाएंगे? अभी जो बैन लगा हुआ है इसके पीछे भी जो है ये हाथ बीजेपी का है। क्यों? क्योंकि इनके अपने क्रशर लगे हुए थे, तो जम्मू तवी में इनके क्रशर कम थे, तो मार लगी सिर्फ विक्रम रंधावा जी को। तो बाकी लोग जो हैं बड़े ढान थे, जो वो रियासी, रजौरी, नगरोटा में इनके क्रशर हैं, वो सारा माल अभी आपने देखा होगा कि 2014 के बाद पुंछ की रोड जो है 4 लाइनिंग हुई थी, तो इसको डबल किया गया। तो इसमें जितना भी रहा मटेरियल 200 करोड़ 300 करोड़ का जो मटेरियल गया, ये सारा उन्हीं बीजेपी के लीडरों का गया है सारा मटेरियल। यहाँ पे बैन लगा दिया जम्मू तवी में, और मटेरियल सारा बेच दिया कठुआ से, और मटेरियल सारा बेच दिया कहाँ से? सांबा से और रियासी से। क्यों? क्योंकि रियासी, कठुआ और ये अपना नगरोटा वो चोरी कर रहा है, वो आसानी से टैक्स देगा और आराम से बेचेगा और लोगों को भी सस्ता मुहैया करवाएगा। पूरा जम्मू कश्मीर एक है, तो एक ही रेट होना चाहिए। अगर 500 रुपया आपने रखा कठुआ में और 500 रुपया इधर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1200 रखा तो उनको भी 1200 कीजिए। आप भी बताएंगे, जैसे आपने बात की कि मेरा भी डंपर है तो खड़ा पड़ा हुआ है इधर, तो क्या कारण है, वो क्यों रुका है आपका इधर? देखिए, मैं माफिया के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ मेरी मुहिम चल रही है कि जो भी पुलिस वाले यहाँ पे तकरीबन 7 साल से बैठे हुए हैं, तो मेरा पुलिस के साथ इसीलिए मेरा कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं प्रशासन को ये कह रहा हूँ कि कौन सा कानून है कि एक पुलिस वाला 2 प्रमोशनें लेके 7 8 साल से एक ही चौकी में बैठे, इलीगल माइनिंग के लिए बैठे और करोड़ों रुपए की अपनी कोठियाँ बना रहे हैं। आपने देखो मकान देखिए पुलिस अफसरों के, जो छोटा सा मुलाजम है उसका मकान देखिए। अभी हमारे एसपीओ हैं यहाँ पे, मैं नाम नहीं लेता, अभी उन्होंने प्लाट ले लिए, उनको साल कितने हुए? 2 साल हुए उनको नौकरी में, उन्होंने यहाँ पे प्लाट खरीद लिए और कोठी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं भाई? एक गाड़ी को आप चलान करते हो 70,000 का, 50,000 का, दूसरी बार पकड़ा जाता है उस ट्राली वाले को लाख रुपए का चलान करते हो। एक ट्राली की कीमत अगर 1.5 लाख रुपया होगी तो वो लाख रुपए का जुर्माना भरेगा। वो पाप किसको लगेगा? वो पाप तो लगेगा पुलिस को। गरीब आदमी इतना टैक्स क्यों दे? मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट ही गलत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आप गरीब लोगों को इतना टैक्स डाल रहे हो, लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, ट्राली वाले टैक्स देने के लिए तैयार हैं, डंपर वाले टैक्स देने के लिए तैयार हैं, सभी लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। आप लीगलाइज कीजिए, सभी लोग टैक्स देंगे। सिर्फ इसमें यह है कि इसमें जो लोग माफिया और जो पुलिस के कुछ लोग हैं, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग हैं, उनका जेब इतना भर रहा है कि वो चाहते हैं कि ये इलीगल ही चलता रहे और हमारे भी घर भरते रहें। और स्पेशल ड्यूटी 7 साल से यहाँ पे लगाई हुई है, उनको ना तो चेंज कर रहे हैं। 4 बार मैंने प्रोटेस्ट किया, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, इस तरफ ध्यान दीजिए। 7 साल कोई राजे का राज नहीं है कि किसी राजा को बैठा दिया तो उसको उठाना ही नहीं है। ये एक रूटीन वाइज ट्रांसफ़र होनी चाहिए। 1.5 साल से ऊपर किसी को रखना नहीं चाहिए, चाहे कोई SHO DSP हो, 1.5 साल से ऊपर कोई भी नहीं रहना चाहिए। दर्शकों, जैसे आप सुन ही रहे हैं कि सरपंच साहब का यही कहना है कि करोड़ों रुपए का नुकसान होता है जियोलॉजी विभाग जो है माइनिंग को लेके, तो प्रशासन को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो आप क्या एक अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? खास करके सरकार जो है आंखें बंद करके बैठी हुई है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और ये जो सारा बाहर है लोगों के ऊपर पड़ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक रेट होना चाहिए, उस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक रेट अगर DC साहब ने कठुआ में एक रेट किया तो जम्मू में एक रेट, सेम रेट क्यों नहीं कर रहे? वही रेता, वही बजरी, वही मशीनरी, देखिए वही मशीनें यहाँ पे लगी हैं, वही मशीनें वहीं पे लगी हैं। तो एक रेट करेंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ही झंडा होना चाहिए, 2 झंडे नहीं होने चाहिए, पर 2 रेट क्यों होने चाहिए? दूध का रेट अगर 50 रुपये कठुआ में है तो 50 रुपये यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे 200 रुपया बेचेंगे, कैसे बेचेंगे भाई? मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, ये दोहरी राजनीति अपने लोगों को बेनिफिट देने के लिए, अपने भाजपा के कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए आपने यहाँ पे रेट बढ़ा दिया, ये गलत है। अगर आपने रेट बढ़ाना है, कठुआ वालों का भी रेट बढ़ाओ, सांबा वालों को भी रेट बढ़ाओ, बराबर करो, ताकि लोगों को अपनी मनमानी के जो रेट लगा रहे हैं लोग, ये रेट ना हो। एक ही रेट होना चाहिए कठुआ में, और जम्मू में भी एक ही रेट होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे रेट बढ़ा दिया, वहाँ पे कम बैठे हुए हैं तो उनको रेट कम कर दिया। रेट एक होना चाहिए। जी, धन्यवाद जी आपका। जम्मू स्पीक्स में आज हमने बात की जियोलॉजी विभाग को लेके, माइनिंग को लेके, इलीगली काम चल रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है सरकार को। तो सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो ये इलीगल काम चलाया जा रहा है हमारे जम्मू प्रोविंस में, तो इसको रोक लगाई जाए ताकि
लोगों तक सही रेट में जो ये बिल्डिंग मटेरियल का सामान है मिले। हमें उम्मीद है कि आज की जो चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।